वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ की तैयारी? और आज हम आ चुके हैं 7th टॉपिक के ऊपर हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। हमने 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से, लेकिन उतना पढ़ा जितना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना जरूरी है, जो आपके पेपर में आने के फुल 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 चांसेस हैं। चलिए 7 टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है, यूनाइटेड नेशंस का। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे आज हम इसके अंदर। बहुत लाइट टॉपिक है लेकिन लंबा टॉपिक है। Article 2 of UNC states that all member states have to settle their international disputes by peaceful means. क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? Article 2 clause 3. This view was again confirmed in 1982 in a resolution of the UN General Assembly, the so-called Manila Declaration. Manila Declaration of 1982 is very important declaration for you for international disputes. आपके PYQ में ये पूछा जाता है, जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा सकता है। आगे की बात हमें समझाने के लिए दी हुई है कि एक्सप्रेशन डिस्प्यूट जो है वो एक परमानेंट एक्सप्रेशन नहीं है। हम इस चीज के ऊपर एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कि डिस्प्यूट क्या हो सकता है। सबकी डिस्प्यूट की डेफिनेशन अलग होती है। The expression dispute cannot be precisely defined in a wide sense. It may mean a disagreement on a point of law or fact, of legal views or of interest between two persons. In order to establish whether a dispute exists, it must show the claim of one party to is opposed by the other. However, whether there exists an international dispute is a matter of object determination. हम डिस्प्यूट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट है कि नहीं है, और वो चीज जो अथॉरिटीज है वही डिसाइड कर सकती है। वो एक मैटर ऑफ फैक्ट होता है कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा, हो सकता है वो दूसरी पार्टी के लिए ना। चलिए आगे देखते हैं। ये एक डिबेट आप लोगों के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए डिबेट इंपॉर्टेंट है आपकी। और देखते हैं कि लीगल वर्सेस पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स किस तरीके के हैं। The phrase questions of a legal nature is employed in the conventions for the pacific settlement of international disputes of 1899 and 1907, as well as in the statute of the Permanent Court of International Justice to denote disputes considered especially suited for arbitration, that is peacefully and judicially solved in layman's language. Baron Marshall Vaughan observes that it is absolutely impossible in a world treaty to trace a line of demarcation between these two notions. A question may be legal in one country. यही issue है कि a question may be legal in one country and political in another one. There are even purely legal matters which become political at the time of dispute. ये डिबेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ICJ के अंदर हमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लीगली प्रोवाइडेड है वो सिर्फ लीगल मैटर्स के लिए प्रोवाइडेड है, पॉलिटिकल मैटर्स के लिए नहीं है। बट हम लोग सारे हालात जानते हैं और ज्यादातर डिस्प्यूट्स जो हैं, जो भी स्टेट्स के बीच में है, वो ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज है। इसी वजह से उनका मीडिएशन नहीं हो पाता, उनका रेजोल्यूशन नहीं हो पाता, बिकॉज दे ऑल आर पॉलिटिकल मैटर्स एंड नॉट लीगल मैटर्स। लीगल मैटर हो गया कि एक फैक्ट की बात है, एक चीज है कि एक फैक्ट है दैट एग्जिस्ट, यही चीज है, यही सही है, और उसके ऊपर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करा जा सकता है। बट पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर दोनों साइड का अपना अपना व्यू होता है और जनरली दोनों व्यू सही होते हैं। सो देयर इज नीड ऑफ अ थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट। हमारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज को लेके, उस डिस्प्यूट को लेके कोई भी प्रोविजंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हमें प्रोवाइडेड हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं।
In the case concerning border and trans-border armed actions, Nicaragua versus Honduras, the court stated that the court is only concerned with cases involving a legal dispute. यहाँ पे ये चीज justify भी कर दी है ICJ ने. In the sense of dispute capable of being settled by the application of principles. ये चीज मैंने आपको बताई कि लीगल का मतलब हो गया हमारे पास उसको लेके फैक्ट्स है, उसको लेके रूल्स है, उसको लेके प्रिंसिपल्स है. हम उसके ऊपर कोई एक फिक्स्ड ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे हमारे पास कोई एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होता है. Para 2 of Article 36 of Statute of International Court of Justice use the term legal disputes in relation to the compulsory jurisdiction of the court. Legal disputes की बात होती है जब हम लोग ICJ की jurisdiction की बात करते हैं. If in any legal dispute political aspects are present, the court as a judicial organ will be competent to deal with a legal question only. Court सिर्फ legal question के साथ ही deal कर सकता है, political motivation के साथ वो अपने आप को involve नहीं कर सकता. ये ICJ ने एक advisory opinion दिया था in the legality of the threat और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्टेटमेंट आपसे उठा के ये PYQ ही है जो आपको बताया जा रहा है. यही स्टेटमेंट्स आपको दे दी जाती है क्वेश्चन के अंदर और आपसे कहा जाता है कि चूज इन विच केस द ICJ प्रेजेंटेड दिस ओपिनियन. पैसिफिक मीन्स या एमिकेबल मीन्स के अंदर सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है. आपका जो आर्टिकल 33 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट. वो कहते हैं कि हमने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं टू चूज फ्रॉम एंड टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट. अब आपके ऊपर ये कंपल्शन है कि आप पीसफुली किसी भी तरीके से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, लेकिन ये कंपल्शन आपके ऊपर है दैट व्हाट एवर डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन यू हैव टू रिजॉल्व इट एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट पीसफुल. अब हमारे पास सारे मोड्स आ गए हैं. 3 तरीके के मोड्स हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड, जुडिशियल मोड एंड देन देयर इज कोर्सिव मोड. एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड नेगोशिएशन क्या होता है? व्हेन द डिस्प्यूटेड स्टेट्स सेटल देयर डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स. वो आपस में ही अपने टर्म्स और कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं. वन पार्टी प्रेजेंट्स एन ऑफर, द अदर पार्टी प्रेजेंट्स अ काउंटर ऑफर, दे रीच टू अ यूनानिमस डिसीजन और उसी को हम कहते हैं नेगोशिएशन. इसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे. 1976 के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान सेटल देयर आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस in the Simla Conference. Similarly, in 1974, India and Sri Lanka settled their boundary disputes by negotiation, and in 1977, the Farakka barrage issue was also settled through negotiation between India and Bangladesh. Good offices क्या होते हैं? When the parties are not inclined to settle their dispute by negotiation, or when they fail to settle their dispute by negotiation, they may take assistance of a third party in resolving their differences. Negotiation से अगर बात नहीं बनी है तो एक थर्ड पार्टी को अपने बीच में लेकर आइए जो कि न्यूट्रल पार्टी होगी, जो आके आपका डिसीजन लेगी. यहाँ पे UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है UN के, वो अपॉइंट करते हैं थर्ड पार्टी. एग्जाम्पल भी दे रखा है जैसे कि मैकनॉटन in 1949, Dixon in 1950, Graham in 1951 and Jaring in 1957. इन सबको अपॉइंट करा गया था इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बाय दी सिक्योरिटी काउंसिल इन अलग अलग ईयर के अंदर, लेकिन आज तक रिजोल्यूशन इसका नहीं है. उसके बाद आता है आपका मीडिएशन. मीडिएशन के अंदर भी आपके पास एक थर्ड पार्टी होती है, बट थर्ड पार्टी का जो एम होता है वो आपको एडवाइस प्रोवाइड करने का होता है. द एम is that both the parties reach to a unanimous decision and the mediator helps you by putting in his or her own opinions also. Similar to the earlier case, in this method also the dispute is referred to third party. In this case, third party participates. Third party participates in the discussions along with the disputed states and also gives its
own suggestions in resolving the dispute in contradiction to good offices. The mediator, that is the third party, is required to be neutral and impartial. ये सारी चीजें हैं. Mediation of Soviet Premier Kosygin in the dispute between India and Pakistan, which resulted in the conclusion of Tashkent Agreement in 1966, is an example of mediation. Conciliation क्या होता है? When a dispute is referred to a commission or a committee. एक कमीशन और कमिटी जब आपके लिए अपॉइंट होती है कि वो उसकी जांच पड़ताल करे, सारी की सारी रिपोर्ट्स निकाल के दे और उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचे, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, उसको हम लोग कंसिलिएशन कहते हैं. जनरल असेंबली अंडर आर्टिकल 10 and 14 and the Security Council under Article 24 may appoint a commission to conciliate a dispute. Belko-Danish Conciliation Commission of 1952 is one of the instance of appointment of Conciliation Commission for the settlement of dispute. Belko-Danish Conciliation Commission of 1952. ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि एनटीए का आजकल कोई भरोसा रहा नहीं है. अब आ जाते हैं हम लोग जुडिशियल मोड्स के ऊपर. सबसे पहला जुडिशियल मोड है हमारा आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन के अंदर ये चीज होती है, थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, दोनों पार्टीज की मर्जी से अपॉइंट हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं काउंसिल को कि अपॉइंट कर दीजिए. जो इनका अवार्ड होता है वो बाइंडिंग अवार्ड होता है. Arbitration has been defined by International Law Commission as a procedure for the settlement of dispute between states by a binding award. मानना ही पड़ेगा आप दोनों को on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted. Thus, when a dispute is submitted by the parties to a body of persons or to a tribunal for the legal decision, the process for the settlement of dispute is called arbitration. In the case concerning maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain, Qatar versus Bahrain का केस जो है उसकी बात हो रही है. The ICJ defined arbitration as the settlement of differences between the state by judges of their own choice. Settlement of differences between the state by judges of their own choice and on the basis of respect of law. The catch dispute between India and Pakistan was solved by referring it to an arbitral tribunal. The award passed was accepted by India. और उसके बाद आते हैं हमारे पास ICJ. ICJ भी हमारे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प करते हैं जब उनके पास कोई भी डिस्प्यूट प्रेजेंट करा जाता है तब. ICJ के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. It is a permanent court and is governed by a statute. The judges are not appointed by the parties, unlike arbitration. Court, being a permanent court, performs a number of functions which arbitration do not perform, like receiving documents for filing and recording. The court is open to all states. While all members of UN are ipso facto parties to the court, non-members of United Nations may also become party to it after fulfillment of certain conditions. And last, chapter 5th है, the court applies rules under Article 38 of the statute. Unlike arbitration, where parties determine rules of law to be applied. Arbitration के अंदर parties खुद अपने rules choose करते हैं, खुद अपने judge को choose करती हैं. ICJ के already rules होते हैं, already judges होते हैं. और last हमारा जो type है वो है coercive और compulsive mode, जो कि force की तरफ जाता है, compulsion की तरफ जाता है. क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? पहला हुआ एम्बार्गो, जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है ट्रेड को लेके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ, प्रोहिबिट्स ट्रेड. रिटॉर्ट, a non-violent hostile action taken by one state against another in response to an unfriendly act such as imposing trade restrictions or diplomatic sanctions. Reprisal, an act of retaliation होता है from one government to other. Blockade, इसके अंदर मिलिट्री जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया को सारी तरफ से सराउंड कर देती है, वहां का इंटरनेट कर करके आपको फोर्स करती है कि आप वहीं पर रहेंगे, मूवमेंट को रोक देती है वहां पे सिटीजन्स की. और इंटरवेंशन, जब आप किसी स्टेट के इंटरनल डिस्प्यूट के अंदर जाके इंटरवीन करते हैं थ्रू मिलिट्री. आई होप आपको सारे मोड्स समझ आ गए हैं अब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के, और आप सारे क्वेश्चंस इनको अटेम्प्ट कर लेंगे. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा. एमसीक्यूज देख लेते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्सिव मेजर्स इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन?
दे आर ऑलवेज लीगली बाइंडिंग, ये तो होते ही नहीं है कभी भी लीगली बाइंडिंग। दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स और प्रेशर टू कंपेल कंप्लायंस, ये सही है। दे रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट, फोर्स आता है तो म्यूचुअल कंसेंट का बात ही नहीं है। दे आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन ट्रेड डिस्प्यूट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनल डिस्प्यूट्स में भी यूज होता है। In which mode of dispute settlement does a neutral third party propose solution to conflicting parties? नेगोशिएशन में वो दोनों काम कर रहे होते हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर जज खुद अपॉइंट करा जाता है। रिटर्नेशन आपका कोर्सिव है। कंसिलिएशन वैसे जो आपसे पूछा गया है वो कोर्ट ऑफिसेस का एग्जांपल है, कंसिलिएशन उसी का पार्ट है। इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे पेपर के अंदर और यही चीजें हमें दिमाग लगा के सॉल्व करने की जरूरत होती है। कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। Which article of the UN Charter emphasizes the obligation of parties to settle disputes by peaceful means? Article 33 हम already पढ़ चुके हैं। Which method involves an independent third party making a binding decision after hearing both sides? Binding decision हमें कहाँ पे मिला था? Arbitration के अंदर। तो यहाँ पे आपका मोड्स और आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। In case you have some doubts, please leave them in comment box or please drop them in the links given in description box. Thank you so much and all the very best.